नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है मेरी पगलेट। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पहले पार्ट को शुरू करते हैं। पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव, या यूं कहे कि कस्बा, अपनी खूबसूरती की मिसाल है। उसी गांव में एक पागल लड़की, 22 साल की उम्र, बहुत ही सुंदर आंखें, लंबे बालों वाली, तीखे नैनों वाली, एक पेड़ के पास मैले कुचैले कपड़े पहने हुए बैठी। उस मैले कुचैले कपड़े में भी उसकी खूबसूरती कम नहीं लग रही थी। गांव से शहर की ओर जाती हुई सड़क को ऐसे देख रही थी जैसे उस रास्ते से कोई आने वाला हो। बुझी हुई नज़रों से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। आते जाते लोग उसे पागल कहकर चले जाते। वह भूखे प्यासे वहीं बैठी थी। बैठे बैठे सुबह हो गई। एक कार गांव की तरफ आ रही थी। वो पागल अपनी जगह से खड़ी हुई और उस कार की तरफ दौड़ने लगी। कार जैसे ही करीब आई, पगली सामने आकर खड़ी हो गई। कार वाले ने अचानक से ब्रेक मार दिया और शीशा नीचे करके कहा, अंधी हो गई हो क्या, दिखता नहीं है? वह गुस्से से कार से नीचे उतर कर आता है और कहता है, गाड़ी के नीचे आ जाती अभी। वो पागल लड़की आंखों में आंसू लिए फिर पेड़ के पास गई। वो 30 साल का नौजवान उसे एकटक देखते हुए उसने कहा, कुछ जवाब नहीं दे सकती क्या, गूंगी हो? एक औरत जो 45 वर्ष की थी दौड़ते हुए आई और बोली, मेरी बेटी से गलती हो गई साहब, आपकी कार के आगे आ गई। हाँ, गूंगी है। ओह सॉरी, मुझे मालूम नहीं था, ये सच में गूंगी है। वो औरत अपनी बेटी को आवाज़ देने लगी, जिया चल बेटा, घर चल, कोई आने वाला नहीं है। जिया अपना हाथ छुड़ाने लगी बार बार अपनी माँ से और पेड़ के पास बैठ गई। उसकी माँ उसे खींचकर अपने घर ले गई। जिया को उसकी माँ नहलाती और कपड़े चेंज करके अपने हाथों से खाना खिलाती और कहती, मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए और मैं तेरी सेवा कर रही हूँ। और वो रोने लगी। जिया अपनी ही धुन में खोए हुए, उसे तो बस अपना भी होश नहीं था, न जाने किस दुनिया में खोई हुई थी। माँ जिया को लेकर अपने घर के आंगन पर एक खाट में बैठ गई और जिया के बाल खोलकर उसके सिर पर तेल लगाने लगी। जिया अपने सिर को हिलाने लगी जैसे कह रही हो, ना प्लीज़, मुझे कुछ नहीं कराना। और उसकी आंखें सुनने में घूर रही थी। उसी समय, क्या कर रही हो मालिनी जीजी? उसकी रोशनी भाभी आवाज़ देते हुए घर के अंदर आई। मालिनी जिया की माँ, आओ ना, आंगन में हूँ। रोशनी भाभी आओ। रोशनी, कब तक इस जोगन को ऐसे सेवा करती रहोगी जीजी? इसी तो किसी की नहीं पड़ी है, अपनी सुध बुध खोती जा रही है। गुस्से से वो बोलती है। मालिनी जिया की माँ, क्या करूँ जीजी, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती हूँ, क्या करूँ? सभी डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक डॉक्टर है शहर में, पागलों का डॉक्टर है, उसके दिमाग का इलाज अच्छे से करेंगे। जाओ जीजी। मालिनी, हाँ, कोई अता पता तो मिल जाए तो ले जाऊंगी, मैं ला कर देती हूँ, कल तुम ले जाना जल्दी। अब ठीक नहीं होगी तो पागल खाने में भेज देना। नहीं भाभी, अपने जीते जी मैं इसे अपने पास ही रखूँगी, चाहे जो भी हो, अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकती हूँ। तुम जानो जीजी, जो करना है करो, मैं तो चलती हूँ। और गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। मालिनी, जिया बिटिया, तू जल्दी से ठीक हो जाना, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। हर कोई ताना मारता है, तुझे पगली कहता है। मेरा सीना ये सब सुनकर छलनी हो जाता है। जिया अपनी माँ की गोद पर सिर रखकर उसकी बातों को गौर से सुनती जा रही थी। उसे बेचैनी महसूस होने लगी और वो इधर उधर देखने लगी और उठकर जाने लगी। मालिनी जिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? बैठो, मैं बाल बना देती हूँ। जिया अपनी माँ को हटाते हुए वहाँ से निकल गई और रास्ते में एक बार फिर एक कार के सामने आकर खड़ी हो गई। कार वाले ने अचानक गाड़ी रोक दी और कहा, क्या हो गया है जो आप बार बार मेरी गाड़ी के नीचे आना चाहती हो? जिया फिर से मासूमी लेकर किनारे पर खड़ी हो गई। उसी कार से एक खूबसूरत नौजवान हीरो जैसे दिखने वाला उतर कर आया और कहने लगा, क्या हुआ यार, ये लड़की पागल है क्या, गाड़ी के नीचे आ रही है? बोलते हुए जिया को देखा तो देखता ही रह गया। उसके मुंह की आवाज़ मुंह में ही रह गई। खुले हुए बाल, खूबसूरत आंखें सुनने में घूर रही थी। उसके पतले होठ, खड़े नैन नक्श की खूबसूरत लड़की उसने देखी तो देखता ही रह गया। जिया नहा कर आई थी, बाल खुले हुए थे,
और बहुत सुंदर लग रही थी। जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो उस हीरो से कहता है, ए अखिल, कहाँ खो गया यार? अखिल, ए अखिल। अखिल चौंक गया और कहने लगा, क्या हुआ सतीश? तू कौन सी दुनिया में चले गए यार? अखिल, कुछ नहीं यार, ये लड़की क्या सच में पागल है? सतीश, हाँ यार, अभी थोड़ी देर पहले इसकी मम्मी लेने आई थी तो बहुत गंदे कपड़ों में घूम रही थी। वो लेकर गई और ये फिर से आ गई। गांव में भी लोग कह रहे थे कि ये पागल है, शायद इसको कोई सदमा पहुंचा है यार। अखिल, सतीश चलना यार, मुझे इसके घर ले चले, इसकी मम्मी से मिलना है। सतीश, क्यों, हाथ मांगने जा रहा है? दुनिया में तुझे कोई और लड़की नहीं मिलेगी क्या? अखिल, सतीश मजाक नहीं यार, मुझे इलाज करना है इसका, मैं इसका इलाज करना चाहता हूँ। सतीश, हो गई डॉक्टरी शुरू? सच कहूँ, मुझे तो तुझे दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत लग रही है, बिना बोले किसी का भी इलाज करना चाहता है। अखिल, चलना सतीश, प्लीज़ यार। सतीश ने रास्ते पर जाते हुए एक लड़के को बुलाकर पूछा, ये जिया का घर बताओगे कहाँ पर है? लड़का, जी साहब, चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सतीश, कार पर चलते हैं ना? लड़का, नहीं साहब, ये सामने वाली गली के अंदर ही है, कार नहीं जाएगी, पैदल चलिए। जिया भी उठी। शाम होने लगी थी, अपने घर पर आ गई और आंगन में बैठकर दरवाजे के सामने, जैसे कोई दरवाजे के अंदर आने वाला है, उसका इंतजार कर रही हो। सतीश, अखिल और वो लड़का तीनों एक साथ जिया के घर के अंदर पहुंच गए। वो लड़का आवाज लगाया, चाची बाहर आओ, कोई आया है। जिया की माँ, कौन आया है? अपने गीले हाथ साड़ी से पोंछते हुए, सतीश को देखकर घबराते हुए, जिया की मम्मी, आप साहब, मेरी बेटी का दिमाग सही नहीं है साहब, फिर से कोई गलती हो गई है क्या? मैं माफ़ी मांगती हूँ। सतीश, जी जी, आप ये आपसे ये मिलने आए हैं, ये डॉक्टर साहब हैं। आपकी बेटी को देखने के बाद इनको लग रहा है कि वो ठीक कर सकते हैं। मालिनी जी, आप लोग अंदर आइए ना। और आंगन में खाट खड़ी थी, उसको बिछाकर कहा, बैठिए आप दोनों। और वो खुद अंदर चली गई। वही आंगन पर एक कोने में एक छोटी सी खाट पर जिया बैठी हुई दरवाजे को देख रही थी। दरवाजे को देखते देखते थक गई तो सिर नीचा करके जमीन को निहारने लगी। उसका ये भोलापन बड़े प्यार से अखिल देख रहा था और पता नहीं उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। एक तड़प सी हो रही थी उस पगली के लिए उसके दिल में। मालिनी 2 गिलास पानी लेकर आई। लो साहब, पानी पियो। दोनों को पानी दिया और एक तरफ खड़ी हो गई। अखिल, माँ जी आप यहाँ बैठिए ना, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी साहब, कहिए। जी, पहले तो आप मुझे साहब मत बुलाइएगा, आप मेरा नाम लेकर बुला सकती हैं, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, दिमाग का डॉक्टर हूँ। आपकी बेटी को देखकर लगता है कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप सोच रही होंगी कि मैं ज़बरदस्ती आपकी बेटी का इलाज क्यों करना चाहता हूँ। माँ जी, मैं और मेरे 8-10 दोस्त, हम लोग घूम घूम कर ऐसे लोगों का पता लगाते हैं जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, फिर उनका इलाज करते हैं। इसलिए माँ जी, मैं आपसे इजाज़त लेकर ही आपकी बेटी का इलाज करूँगा। मालिनी, जी। अखिल, हाँ माँ जी, मुझे आपकी बेटी के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए, तभी मैं बहुत अच्छे से उनका इलाज कर सकता हूँ। और अगर रब ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। ये आपकी बेटी की दिमागी हालत पैदाइशी है या फिर बाद में हुई है? मालिनी रोने लगी, फफक फफक कर। अखिल और सुनील घबरा गए और कहने लगे, माँ जी आप रो क्यों रही हैं? मालिनी, क्या आप लोग मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो? अगर ऐसा होगा तो मैं ज़िंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूलूंगी। अखिल, आप हिम्मत रखिए माँ जी, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको बताना होगा कि ये बचपन से ही ऐसा है क्या? नहीं साहब, मेरी बेटी बचपन से ऐसी नहीं है। मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी बेटी बचपन से ऐसी नहीं है साहब, बहुत अच्छी, चुलबुली, मस्ती करने वाली थी। घर भर और गांव भर को हंसाती और हंसती रहती थी। ऐसा क्या हुआ जो कि उसकी हालत ऐसी हो गई? मालिनी, मेरी बेटी पढ़ लिख कर शहर से गांव आई। काश वो गांव ही नहीं आती तो अच्छा होता। आंखों में आंसुओं की उसकी धारा बहने लगी। बताओ माँ जी। जिया उठी और अपनी माँ को रोता देखा तो हाथ में डंडा लेकर खड़ी हो गई। सतीश और अखिल को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि मालिनी ने उसे पकड़ लिया और कहने लगी, इन्होंने मुझे नहीं रुलाया बेटी, इन्हें नहीं मारना, ये तो हमारी भलाई के लिए आए हैं। जिया पीछे हट गई
और डंडा फेंक कर बैठ गई और फिर सुनने में घूरने लगी। अखिल, माँ जी एक बात पूछूं? जी पूछिए। जिया ऐसा गुस्से हमेशा करती है या पहली बार किया है? मैं खुद हैरान हूँ, ये पहली बार देखा है। अखिल, सतीश से रात हो चुकी है, क्या करें, चलें कल बात करते हैं। मालिनी, आप लोगों के लिए खाना बना देते हैं, आप लोगों को भूख लगी होगी। सतीश, मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। ये अखिल के साथ रहो तो भूखे रहना कोई नई बात नहीं है। अखिल, माँ जी आप टेंशन मत लो, हम दोनों कहीं भी जाकर खा लेंगे, लेकिन कल फिर आएंगे। कल आप पूरी बात बताइएगा। मालिनी, जी। जिया वहाँ से उठी और अंदर चली गई। अखिल, माँ जी आप ये दवा है, उसे खिला दीजिएगा, उसे अच्छी नींद आएगी और उसे थोड़ा फ्रेश लगेगा। ज़रूर ध्यान से खिला दीजिएगा। मालिनी जी, हाँ बेटा। सतीश ने अखिल से कहा, चलो यार, ये तुम्हारे शहर नहीं है जो पूरी रात होटल खुली रहेगी, छोटा सा कस्बा है, भूख लगी है, चलो। अखिल, चल यार। अखिल और सतीश जिया के घर से निकले और अपनी कार के पास आकर रुक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे में छुपकर दोनों को देख रहे हैं। उन दोनों ने कार को मोड़ा और उसकी रोशनी उस तरफ की तो कोई छुप गया, दिखा नहीं। वो दोनों कार स्टार्ट की और चले गए। दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर गाड़ी रोक दी और पूछा, यहाँ पर ठहरने के लिए कोई होटल मिलेगा क्या? रेस्टोरेंट के सर्वेंट ने जवाब दिया, यहाँ से सीधे चले जाइए, आगे जाकर लेफ्ट साइड में एक होटल है। दोनों ने पूछा, खाना मिलेगा क्या? सर्वेंट ने जवाब दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है, सिर्फ रोटी और बैंगन की सब्जी मिलेगी। दोनों भूखे तो थे, कहने लगे, चलेगा भाई, जल्दी लगाओ, रोटी गर्म कर देना। और गाड़ी से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट में बैठ गई और खाना खाते हुए सतीश कहता है, देखो डॉक्टर साहब, तुम एक पागल के प्यार में पागल हो गए हो। तुझे भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है टाइम से खाना पीना नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा अपने घर, समझे? अखिल, ठीक है बुक्कड़, चुपचाप खाना खाओ। सतीश, क्या यार, ये कोई खाना है? खाएंगे कैसे? बैंगन, रोटी, कल से टाइम पर खाना खाना। अखिल, ठीक है यार। दोनों खाना खाकर होटल पर जाते हैं। वहाँ पर एक रूम लेकर कपड़े चेंज करके सतीश तो बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है, लेकिन अखिल की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ और सिर्फ जिया की शून्य में घूरती हुई आंखें, उसके चेहरे की उदासी के बाद भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। अखिल सोचकर अपने आप में बड़बड़ा रहा था, जब मुस्कुराते हुए कितनी सुंदर लगेगी वो। वही सोचते हुए कब नींद आ गई अखिल को पता ही नहीं चला। सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर सतीश को उठाता है और कहने लगता है, यार सुबह के 9 बज चुके हैं, उठो, सोने दो ना यार। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू आ जाना जब नींद पूरी हो, ओके? सतीश, ओके डियर, जा। और फिर सो गया। अखिल नीचे उतर कर आता है और कार स्टार्ट किया और सीधे रेस्टोरेंट में आकर कॉफ़ी पिया और जिया के घर के लिए निकल गया। उसके घर के सामने कार रोकी और दरवाजे पर दस्तक दी। मालिनी जी ने दरवाज़ा खोला और अंदर आने को कहा। साइड में खाट बिछा दी। अखिल बैठते हुए पूछता है, माँ जी जिया कहाँ है? मालिनी, सुबह से निकल गई जिया अपने काम पर, उदासी से बोली। क्या? हैरत होते हुए अखिल ने पूछा। मालिनी, आप बैठो, आपके लिए नाश्ता बना कर लाऊं। अखिल वहां से निकल गया और सीधा जिया जहां पर बैठती थी वहीं पर गाड़ी रोक दी। जिया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अखिल कार से उतरकर उसके पास आकर बैठ गया, कहने लगा, आप रोज सुबह शाम यहाँ पर बैठते हो, कुछ मिला? जिया ने अपना सिर नीचे किए हुए बैठी थी। उसकी बातें सुनकर सिर उठाकर देखा और वहां से उठ गई और आगे बढ़ गई। अखिल, जिया आप घर चलो, हम लेने आए हैं। आपकी माँ नाश्ता बनाकर आपका इंतजार कर रही है। जिया चुपचाप बैठी थी, कुछ हरकत नहीं की। अखिल ने कहा, आपकी माँ रो रही है बहुत। जिया ने उसे देखकर घर की तरफ चलने लगी। अखिल ने उसे पकड़कर कार में बिठा लिया और फिर कार स्टार्ट किया और उसे घर लेकर आ गया। अखिल घर के पास आकर कार रोक देता है और कार से उतरकर जिया की तरफ का दरवाज़ा खोल देता है। जिया गाड़ी से उतरकर तोड़कर घर के अंदर आई और अपनी माँ के गले लग गई। अखिल दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, जब से तुम आए हो मेरी बेटी को मुझसे प्यार आने लगा है, मेरा ख्याल आने लगा है। अखिल, माँ जी सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलने वाला है, मुझे भूख लगी है, नाश्ता चाहिए। और मुस्कुरा दिया। मालिनी, अभी लाते हैं। बेटे,
बना लिया हमने नाश्ता। 2 प्लेट में पोहा और जलेबी लेकर आई, एक अखिल के लिए और एक जिया के लिए, और वो जिया को खिला रही थी। सतीश, माँ जी मेरा नाश्ता कहाँ है, कहकर और आकर अंदर बैठ गया। मालिनी, लाते हैं बेटे, बैठो, और सतीश को भी पोहा जलेबी लाकर दिए। सतीश बहुत खुश हुआ नाश्ता देखकर। वाओ, बहुत अच्छा नाश्ता है, शुक्रिया माँ जी। अखिल, चुपचाप नाश्ता कर लो। सतीश ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। अखिल ने नाश्ता किया और लैपटॉप निकालकर कुछ करने लगा। सतीश नाश्ता करने के बाद, माँ जी एक कप चाय मिलेगी? मालिनी, जी बेटे ज़रूर मिलेगी। अखिल ने उसे देखकर कहा, यार तुम आज शाम को शहर जाओ। सतीश, क्यों? मैं यहाँ नाश्ता कर रहा हूँ, तुझे जलन हो रही है क्या? अखिल, ओ नौटंकी, मुंह बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे हॉस्पिटल में बुलाया है, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम मुझे ज्वाइन कर लेना, ओके? सतीश, यार इन पहाड़ियों को छोड़कर जाने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। अखिल, जाओ, तुम तैयारी करो, ओके? सतीश, तुम्हारे कपड़े सब यहीं लाकर छोड़ दूँ? अखिल, माँ जी अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ दिन यहाँ रहकर जिया का इलाज कर सकता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो, वरना कोई बात नहीं। मालिनी, बेटे मुझे कोई परेशानी नहीं है, दुनिया वालों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी के साथ लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया है, तुम तो मेरी बेटी के इलाज कर रहे हो। अखिल, थैंक्स माँ जी, आपने मुझ पर विश्वास किया। जाओ सतीश, तुम मेरा सारा सामान यहाँ ला कर दो। मालिनी ने एक गेस्ट रूम को खोल दिया। बेटा जी आप यहाँ रह जाओ, हम लोगों के यहाँ एसी तो नहीं है, हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। अखिल, माँ जी आपने हाँ कर दिया, मुझ पर विश्वास किया, ये बहुत बड़ी बात है। सुनील चला जाता है, होटल से सामान लाकर छोड़ दिया और शहर के लिए निकल गया। ओके डियर, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और वो चला गया। अखिल अपने रूम में जाकर लैपटॉप निकालकर कुछ देर बैठा रहा। मालिनी, बेटा कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहिए। अखिल, ओके माँ जी। जिया को मालिनी नहलाने के लिए ले गई और उसे नहलाकर चोटी बना दी। वो फिर से आकर बैठ गई दरवाजे के पास। गेस्ट रूम की खिड़की आंगन में खुलती है। अखिल को गर्मी का एहसास हुआ तो वो खिड़की खोल दिया। जैसे ही खिड़की खोली, सामने जिया बैठी थी। उसे पलक निहारने लगा। अखिल और सोचने लगा, कितना मासूम चेहरा है, इस मासूम चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा रखा है। अखिल अपने आप से ही, जिया मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ठीक करूँगा, तुम्हारे हर दर्द अब मेरे हैं। तुम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हो, लेकिन मैं तो दिन ब दिन तुम पर खोए जा रहा हूँ। जिया प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हें इस गुमनाम जिंदगी से बाहर निकाल कर लाऊंगा जिया। मालिनी, अखिल बेटे ये लो चाय। तो अखिल चौंक गया और खिड़की से हटकर चाय ले ली। शुक्रिया माँ जी, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, आप मेरे दिल की बात कैसे समझ गई? मालिनी, माँ कहते हो ना बेटा, तो पूछते हो कैसे जान गई? एक माँ अपने बच्चे की हर बात बिना बताए समझ जाती है। अखिल, जिया के हर दर्द आप जानती हैं तो मुझे बताइए ना माँ जी, मैं उसका हर दर्द को जीना चाहता हूँ, उसे दूर करना चाहता हूँ। मालिनी, आज रात में जिया के सोने के बाद सारी दास्तान सुनाऊंगी। अखिल, जी माँ जी, आप जैसा ठीक समझे। वैसे दिन में दास्तां बताने में कोई परेशानी है? मालिनी, दिन में जिया उठकर कहीं भी चली जाती है, बहुत दर्द है मेरी बेटी की ज़िंदगी में। अखिल, ठीक है माँ जी। मालिनी, बेटे दिन में क्या खाओगे, मैं बना देती हूँ। अखिल, आप जो भी बनाएंगी मैं खा लूँगा, आप मेरे लिए परेशान मत होइए माँ जी। बेटा है तो हक से बोलो, मैं बना कर दूँगी। आप दाल चावल रोटी अचार टमाटर की चटनी बना दीजिए, मुझे बहुत पसंद है माँ जी। मैंने तो बचपन से अपनी माँ को नहीं देखा, मैं बहुत छोटा था, 1 साल का, जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। पापा को बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती। आपको पाकर लगता है मुझे कि माँ कितनी प्यारी होती है। मैं चाहता तो होटल में रह लेता। सच कहूँ मुझे आपका प्यार चाहिए, एक माँ का, इसलिए आपके पास रह गया। मालिनी ने अखिल को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी मेरे बेटे, मुझे भी तो तुम्हारे रूप में एक बेटा मिल गया, अब तुम जब तक रहोगे यहीं रहोगे, तुम्हारी माँ का ऑर्डर है। अखिल एक छोटे बच्चों की तरह मालिनी की गोद में सिर रख कर कहा, हाँ माँ जी, अब मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मालिनी जी की आंखों में आंसू भर आए।
अखिल ने आंसू पोंछे और कहा, आप फिक्र नहीं करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मालिनी खाना बनाने चली गई और अखिल अपने फ़ोन पर किसी से अपने हॉस्पिटल की बातें करने लगा। 1 घंटे बाद अखिल को मालिनी ने बुलाया, आ जाओ बेटे खाना खाते हैं। और अखिल किचन के पास आकर बैठ गया, ज़मीन पर बैठकर खाना खाने का मज़ा लेने के लिए। मालिनी ने कहा, बेटे तुम इस कुर्सी टेबल पर बैठकर खाना खाओ। तो अखिल ने कहा, नहीं, मेरी माँ ज़मीन पर बैठकर खाना खाएंगी तो मैं कैसे टेबल कुर्सी पर बैठकर खाऊं। ये सुनकर मालिनी की आंखें आंसुओं से भर आई। मालिनी ने खाना परोस दिया और एक प्लेट पर खाना लेकर जिया को खिलाने लगी। अखिल ने कहा, मम्मी आप जिया को दे दीजिए, वो खुद अपने हाथों से खा लेगी। मालिनी ने कहा, कभी नहीं खा सकती, खाना वैसे ही रखे रह जाएगा। अखिल ने कहा, जिया तुम छोटी बच्ची हो जो खुद खाना नहीं खा सकती हो। जिया ने उसे देखकर नीचे सिर करके बैठ गई, चुपचाप अपनी माँ के हाथों से खाना खाने लगी। सब खाना खाने के बाद अखिल के फ़ोन पर किसी हॉस्पिटल से फ़ोन आया, आप आ जाइए। तो वो, माँ जी मैं आता हूँ शाम को, कहकर चला गया। अखिल ने एक छोटा सा हॉस्पिटल इसी कस्बे से थोड़ा आगे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर खोल रखा था। जो पागल लावारिस घूमते रहते हैं उन्हें वहाँ रख कर इलाज करते हैं। जिया ही ऐसी है जिसे वो उसके घर पर रख कर इलाज कर रहा था। अखिल का शहर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो यहाँ फ्री का इलाज करता है सभी का। अखिल को हॉस्पिटल से आते आते शाम हो जाती है। शाम के 6 बज चुके हैं। जब वो घर में आता है तो उसे मालिनी देखकर रोने लगती है। अखिल घबरा कर, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों रो रही हो। मालिनी, जिया का पता नहीं है, बहुत ढूंढा कहीं नहीं है, कब से घर पर नहीं है, मेरे साथ दोपहर में सो गई और पता नहीं कब उठ कर चली गई। अखिल, आप अपने आप को संभालिए, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। और वो कार स्टार्ट करके पहाड़ की तरफ निकल गया। सभी जगह ढूंढते ढूंढते वो कहीं नहीं मिल रही थी। अचानक नदी किनारे एक जगह पर अंधेरे में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। तो अखिल ने कार रोक दी और उतरकर नदी के किनारे गया। तो जिया वहां पर एक पत्थर पर बैठे पानी को घूर रही थी। अखिल जाकर उसके पास बैठ गया, चुपचाप। जिया ने सिर उठाकर देखा उसे और चुपचाप थोड़ी दूर हटकर बैठ गई। अखिल ने कहा, तुम इतने अंधेरे में यहाँ पर अकेली बैठी हो, कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या करोगी। जिया ने उसे देखा, जैसे उसे कोई डर नहीं लगता। अखिल ने उसे कहा, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ पर बैठने से कितना सुकून मिलता है, इसलिए तुम यहाँ आती हो। मुझे भी ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। अब हम दोनों यहाँ आकर रोज़ शाम को बैठा करेंगे, ठीक है ना जिया। मुझे भी तुम्हारा साथ मिलेगा। मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे पहाड़ भी घुमाने लेकर चलोगी जिया। जिया ने उसे देखकर सिर हिला दिया। अखिल कहता है, अभी रात हो चुकी है, घर चलते हैं, माँ परेशान हो रही है, चलो जिया। अखिल ने कहा, कल फिर आएंगे, ओके। जिया अखिल के साथ उठकर चलने लगी और कार के पास आकर खड़ी हो गई। अखिल ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बिठा दिया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगा। रास्ते में आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम लिया और जिया को दिया, लो खा लो। जिया ने उसे देखकर पकड़ लिया और खाने लगी। तो अखिल ने कहा, रुको, और उसका कागज़ निकाल कर फेंक दिया और कहा, अब खा लो। उसको खाते हुए फ़ोटो क्लिक कर लिया। दोनों घर आए तो मालिनी ने लपक कर जिया को गले लगा लिया और कहा, तो किसी दिन अपनी माँ को जान लेकर मानेगी। माँ भूख लगी है, खाना खाते हैं। मालिनी, हाँ बेटा, तुम हम लोगों के लिए कितना कर रही हो, शुक्रिया भी कम है बेटे। अखिल, माँ जी अपने बेटे को शुक्रिया नहीं कहते। खाना खाकर जिया को दवाई पिलाकर सुला दिया और फिर मालिनी अखिल के पास बैठकर बताने लगी, आज मैं बताती हूँ बेटे तुम्हें मेरी जिया की कहानी अपनी जुबानी। जिया अपने गांव में शहर से पढ़कर आती है। जिया के घर में आने की खुशी से पूरा परिवार झूम रहा था। जिया पहली लड़की थी जो अपने परिवार में उसने पढ़ाई की थी, इसलिए पूरा घर खुशी से झूम रहा था। हमारी बेटी विलायत से पढ़कर आई है, लेकिन उसे विलायत की हवा छू भी नहीं पाई थी। वो मुंबई में अपने गांव का ड्रेस पहनकर आई थी। पूरा घर खुशी से झूम रहा था। मालिनी, रजिया बेटा, पापा को बुला कर लाओ, पूजा की तैयारी हो चुकी है, तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रजिया, जी मॉम, आ रहे हैं। आप बहुत चिल्लाते हो, हम और पॉप्स आ रहे हैं। पॉप्स, जिया बेटे, जल्दी कर, जल्दी आओ, तुम्हारी मॉम चिल्ला रही है, उनका गला सूख गया, जल्दी आओ। रजिया, जी पॉप्स, आ रहे हैं मॉम, हम आ रहे हैं। जब रजिया नीचे उतर कर आई तो सभी देखते रह गए। पूजा की थाली लेकर वो नीचे आ गई। मालिनी, नजर ना लगे मेरी बेटी को, भगवान मेरी बेटी की रक्षा करे। रजिया, पोप्स, आओ ना आप भी, हम सब मिलकर पूजा करते हैं। और सभी मिलकर पूजा करने लगे।
सभी रिश्तेदारों और गरीबों को भोजन कराया। सभी रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे। मानना पड़ेगा मालिनी और रोहन, तुम्हारी बेटी विलायत में 2 साल रहने के बाद भी वहाँ की आवाज़ छू नहीं पाई उसे। रोहन, मेरी बेटी है, वो अपनी संस्कृति कैसे भूल सकती है? बचपन से इंडिया में रही है, 2 साल विलायत में रहने से अपने बचपन की संस्कृति कैसे भूल सकती है? मालिनी, रजिया बेटे, इनसे मिलो, ये तुम्हारे मामा हैं जो दिल्ली में रहते हैं। इनका बेटा भी विलायत गया है। रजिया हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहती है, अच्छा मामा जी, आज पूजा है। मालिनी निवास बहुत सुंदर सजा हुआ है। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों से। उस घर की इकलौती संतान रजिया विलायत से 2 साल पढ़ाई पूरी करके आई है। रजिया मामा से मिलती है और आगे बढ़ गई, अपनी बचपन की सहेली को ढूंढने लगी। मामा, मालिनी, एक बात बोलूं? मुझे तेरी बेटी रजिया बहुत पसंद है। मुझे अपनी बेटी दे दे। मेरे बेटे के लिए दोनों बच्चे विलायत में पढ़े लिखे हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। रोहन, भाई साहब आपकी कदर करते हैं, जो आपने इतना अच्छा सोचा, लेकिन अभी मेरी बेटी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके आई है, तो वो उसे बिना पूछे हम लोग कुछ कह नहीं सकते। सब फैसला रजिया का होगा। मामा, हाँ यार, मैं भी अभी कुछ करने की नहीं कह रहा हूँ। अभी 8 महीने हैं मेरे सोहन के विलायत से आने के। मैं पहले से कह दिया हूँ, मेरी बात का ख्याल रखना। रोहन, अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। और जिया बेटे, अपने दोस्तों को खाना खिलाओ। रजिया, पॉप्स, सूरू कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो मेरे आने से खुश नहीं है क्या? पॉप्स, आपने पार्टी किसके लिए दी है? रोहन और मालिनी दोनों उसको उदास देखकर, क्या हुआ बेटे? रजिया, आप बताओ ना, ये पार्टी मेरे लिए दी है ना? रोहन, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही है। रजिया गुस्से और उदास होकर, फिर मेरी एक भी सहेली क्यों नहीं बुलाई आपने? उसी समय एकदम से अंधेरा हुआ। रजिया, अब लाइट को भी मेरा आना पसंद नहीं आया, वो भी चली गई और गुस्सा होकर जाने लगी। तभी म्यूजिक बजने लगा और लाइट आ गई। पहाड़ी गीत गाते हुए रजिया की सारी सहेलियां उसका स्वागत करती हैं। ये सब देखकर रजिया बहुत खुश हो जाती है और उनके साथ खुद भी डांस करने लगती है। डांस के बाद अपनी सभी सहेलियों से मिलती है और उन्हें कहती है, तो ये सरप्राइज़ था तुम लोगों का मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ यार। और सभी ग्रुप गले मिलकर बहुत खुश होते हैं। रजिया की अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड सूरू से कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जबकि तू तो मुझे भूल ही गई। सूरू, ऐसे कैसे कह सकती है तू? मैं तुझे भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए, ये मैं होने नहीं दूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। रजिया, अब लगा मुझे मेरी सूरू मुझे मिल गई। दोनों सभी सहेलियों को लेकर खाना खाने लगी और खूब मस्ती करने लगी। विलायत के बारे में सभी सहेलियां एक एक करके पूछने लगी, वहाँ क्या होता है, वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। शुरू, तुझे कोई विलायती बाबू पसंद नहीं आया यार जिया? रजिया, तेरी जिया वहाँ डॉक्टर बनने गई थी, विलायती बाबू ढूंढने नहीं, समझी? शुरू, एक बात बता यार, तेरे आशिक का क्या हाल है? तू शादी कब कर रही है यार? शुरू, बहुत जल्दी करने वाले हैं। जिया, एक काम जिया, करते हैं, तू भी एक कोई काम अच्छे करते से हैं, लड़के को तू पसंद भी कर कोई ले, अच्छा सा फिर लड़का दोनों ढूँढ ले, साथ में शादी करेंगे, फिर बहुत दोनों मज़ा साथ में आएगा। शादी करेंगे, बहुत रजिया, मज़ा आएगा। मुझे अभी शादी नहीं रज़िया, मुझे करनी। अभी शादी नहीं करनी। मेरी शुरू, मुझे एक मेरी बहुत बड़ा शुरू, हॉस्पिटल मुझे खोलना बहुत है, बड़ा हमारे गांव हॉस्पिटल वालों को खोलना है। इलाज के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, वो जाना नहीं पड़ेगा। सभी सहेलियां, हाँ यार, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। पार्टी खत्म हो जाती है, सभी अपने अपने घर चले गए और रजिया अपने पॉप्स और मॉम के साथ पास बैठकर कहती है, थैंक्स आप दोनों ने जो मेरे आने की खुशी में बहुत अच्छी पार्टी दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। पॉप्स, मॉम, मालिनी और रोहन, बेटे तू हमारी जान है, तेरे लिए तो ये बहुत छोटी सी पार्टी है। हम दोनों का सपना है इस गांव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोले और तुम सबका फ्री में इलाज करो। रजिया, आप दोनों का आशीर्वाद है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मालिनी, जाओ। जिया, सो जाओ, सुबह अपने पापा के साथ हॉस्पिटल बन रही है, उसे देखने जाना है तुम्हें। जिया, ओके मॉम्स, पॉप्स, गुड नाइट डियर, और अपने कमरे में चली गई। रोहन, रीमा, आज मेरी बेटी मेरा सपना पूरा कर रही है। डॉक्टर बनने का मेरा सपना था, लेकिन मैं नहीं बन सका। मेरी बेटी ने वो कर दिखाया। आज मैं बहुत खुश हूँ और शुक्र अदा करता हूँ रब का, जो मेरी बेटी को कामयाब कर दिया। थैंक्स भगवान। जिया के पापा, जिया की मम्मी को रीमा बुलाते थे। मालिनी, चलो आप सो जाओ, घर दिन भर के थके हुए होंगे और सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ रीमा, मुझे हॉस्पिटल जिया के बर्थडे पर उसे गिफ्ट के रूप में देना है, उद्घाटन करवाना है।
मेरी बेटी से। दोनों सो गए। सुबह सुबह रोहन को बहुत ही मीठी आवाज़ सुनाई दी। रीमा और रोहन दोनों उठकर बैठ गई। कोई गा रहा था, ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का, इस विधाता की पहचान है। जिया गा रही थी, फूलों पर पानी डाल रही थी। दोनों उठकर आ गए रजिया के पास और उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ देने लगे। रजिया, पॉप साहब जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे अपने हॉस्पिटल देखने जाना है। रोहन, हाँ बेटे हम तैयार हो रहे हैं। रीमा तुम जल्दी से नाश्ता बना दो, मैं नहा कर आता हूँ। रीमा, हाँ ठीक है। नाश्ता करके दोनों बाप बेटी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल देखकर रजिया बहुत खुश हुई और कहने लगी, आपने बहुत सुंदर बनवाया पॉप्स, और अपने पापा के गले लग गई। 3 दिन बाद आज तो रिया सुबह उठी तो हैरान, आज पॉप्स और मोम को क्या हुआ। बहुत उदास हो गई। रजिया उठकर नहाने चली गई और तैयार होकर नीचे उतर आई। मोम, बहुत भूख लगी है, नाश्ता। पॉप्स, गुड मॉर्निंग। रोहन, बेटा आज बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, आज जल्दी ही जाना है। तुम ना शाम को थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आना, कुछ डॉक्टर्स को मिलना है, हॉस्पिटल के लिए उन्हें नियुक्त करना है। ठीक है बेटे, तुम नाश्ता करो, मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ये कहकर चले गई। दरवाजे पर जाकर छुप कर देखने लगी जिया के चेहरे के भाव। रजिया नाश्ता फिनिश करके सोच में पड़ गई। आज पॉप्स और मॉम ऐसे कैसे भूल गए मेरा बर्थडे। अब वो बहुत उदास हो गई। रोहन दूर से ये सब देख रहा था। उसे लगा जाकर अपनी बेटी को गले लगाकर उसे विश कर दूं, लेकिन सरप्राइज का क्या होगा। इसलिए दिलों पर पत्थर रखकर चले गए शाम की पार्टी की तैयारी करने। हॉस्पिटल दुल्हन के जैसे सजी हुई थी। आज जिया के बर्थडे पर उसकी सहेलियों को, डॉक्टर्स को और घर वाले रिश्तेदार वालों को इनवाइट किया गया था। बहुत ही सुंदर इंतजाम किया गया था। शाम को रजिया के लिए ड्रेस लाकर छोड़ दिया। रोहन ने कहा, इसे पहन कर आना बेटे। जिया उदास मन से, ठीक है पॉप्स, आते हैं। रजिया हॉस्पिटल के गेट पर आती है तो क्या देखती है, रिबन लगा हुआ था दरवाजे पर। कुछ 8-10 लोग खड़े हुए थे। रजिया आकर खड़ी हुई। रोहन ने उसके हाथ पर कैंची पकड़ा दी और कहा, बेटे चलो अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन खुद ही करो। रीमा भी बहुत खुश थी। जिया ने रिबन काट कर दरवाज़ा खोला। जैसे अंदर आई, फूलों और तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर रजिया। रजिया आकर अपने पॉप्स और मॉम के गले लग गई और कहती है, आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया और मैं सुबह से उदास हूँ। आप दोनों मेरे बर्थडे भूल गई ये सोचकर। थैंक्स पॉप्स मॉम, लव यू टू। रोहन और रीमा ने कहा, चलो केक काटें। जिया बहुत खुश थी। रोहन ने सभी डॉक्टर्स से मिलवाया और जिस जिसको नियुक्त करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिया अपने सारे दोस्तों से भी मिली और कहती है, तुम सबने मुझे तो डरा ही दिया था। 2 साल में तुम लोग मेरा बर्थडे भूल गए। सभी ने खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया। आज रजिया हॉस्पिटल में सभी रूम में जाकर चेक किया, मशीनों को। डॉक्टर से बात करते हुए सभी रूम्स का जायजा लिया। फिर खाना खाया सभी के साथ मिलकर और कहा, कल से शुरू हो जाएगा हॉस्पिटल, आप लोग सुबह आ जाइएगा। डॉक्टर ने जी ठीक है कहा। पार्टी के बाद अपने घर आ गए और रजिया अपने पॉप्स और मॉम से कहती है, आज मैंने रो दिया सुबह जब आप लोगों ने मुझे विश नहीं किया तो। रोहन और रीमा से गले लगाते हुए, तू ही हमारी ज़िंदगी है, तेरा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। हम जीना भूल सकते हैं लेकिन तेरी कोई भी खुशी नहीं भूल सकते। सभी अपने अपने रूम में जाकर सो गई। जिया सुबह की तैयारी करने लगी। लैपटॉप में बैठकर डॉक्टर्स की लिस्ट देख रही थी। जिया ने सारे काम निपटाकर सो गई। सुबह जल्दी उठकर हॉस्पिटल जाना है। जिया बहुत खुश थी। रजिया हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है और अपने पॉप्स और मॉम के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने मरीज़ का इलाज कर अच्छे से कर सकूं। रोहन और रीमा दोनों से गले लगाते हैं बारी बारी से और कहते हैं, रब तुझे हमेशा खुश रखे और सफलता दे। रीमा, जिया बेटे नाश्ता करके जाना, बस 2 मिनट में मैं लेकर आती हूँ। रजिया, जी मॉम, और नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। रोहन और रीमा दोनों उसके साथ मिलकर नाश्ता किया और रजिया हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रजिया हॉस्पिटल में गरीबों का फ्री इलाज करती थी। रजिया हॉस्पिटल में सभी की सेवा करके बहुत खुश थी। सभी लोग उसके इलाज से खुश होकर ठीक होकर जाते थे और उसे बड़ी दुआएं देते थे। उसने अपने हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स को नियुक्त किया था। रजिया को खुश देखकर रोहन और रीमा भी बहुत खुश थी। हॉस्पिटल खोले 1 साल होने को है। 4 दिन बाद हॉस्पिटल में बहुत ज़ोर शोर की तैयारियां चल रही थी एनिवर्सरी मनाने के लिए। बहुत सुंदर हॉस्पिटल को सजाया गया था। डांस का प्रोग्राम भी रखा गया था। उस दिन जितने भी मरीज आ जाएं,
वो चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबका फ्री इलाज होगा। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ बहुत खुश था। रज़िया हॉस्पिटल में एक परिवार की तरह रहती थी, कभी भेदभाव नहीं करती थी, चाहे वो डॉक्टर हो या सफाई कर्मचारी, सभी से प्यार से मिलती थी, इसलिए सारा स्टाफ बहुत खुश था डॉक्टर रज़िया से। हॉस्पिटल खुद का था, लेकिन घमंड कभी नहीं था डॉक्टर रज़िया में। रज़िया को बहुत सुकून मिलता था, अपने हॉस्पिटल में आकर सब मरीजों का इलाज करती थी। उसके डॉक्टर साथी भी बहुत अच्छे थे, उन लोगों की मदद से ही हॉस्पिटल कुछ भी दिनों में बहुत अच्छा चलने वाला लगा था। लोग इस इलाज कराने दूर-दूर से आने लगे। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आनंद। वो मन ही मन रज़िया से प्यार करने लगा था। रज़िया को इस बात की भनक तक नहीं थी। रज़िया डॉक्टर आनंद को बहुत अच्छी दोस्त और बहुत ही काबिल डॉक्टर मानती थी। रज़िया और डॉक्टर आनंद ने अपने और डॉक्टर साथियों के साथ मिलकर पहला ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो पूरा हॉस्पिटल बहुत खुश था। आज डॉक्टर्स में बहुत खुशी की लहर थी। सभी एक जगह इकट्ठे होकर शेरो शायरी करने लगे, कहने लगे, रज़िया से पार्टी तो बनती है। आनंद ने एक शायरी कहा। सब कहने लगे, इरशाद इरशाद। मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या, अगर हौसले हो तो फासला क्या। सभी तालियां बजाने लगी। वाह वाह, क्या बात है आनंद साहब, अब मरीजों का इलाज शेरो शायरी से होगा, क्या बात है। आनंद, शुक्रिया दोस्तों। अमन, देख, किसी का दर्द जब आहा भरकर बनकर निकलता है, बस यही बात इंसान को इंसान बनाती है। डॉक्टर मोनिका, वाह क्या बात है। आनंद, दिल के मरीज हो गए हो क्या लगता है। रजिया, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप सभी को शाम को मिलती हूँ, ओके बाय। रजिया हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर चली जाती है। आनंद, ओके फ्रेंड्स, आप सभी भी जाओ और शाम को सभी मिलते हैं रेस्टोरेंट में, ओके। मोनिका, हाँ मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, रूम पर मुझे छोड़ देना और शाम को मुझे पिक कर लेना। अमन, बस मेरा तो यही काम रह गया है, तुम्हें पिक करना और तुम्हें छोड़ना। मोनिका, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है तो रहने दो, मैं टैक्सी करके चली जाती हूँ और शाम को पार्टी में शामिल नहीं हो सकती हूँ। सॉरी बोला और जाने लगी। डॉक्टर अमन, रुको, गुस्सा तो नाक पर रहता है, मजाक भी तो कर सकता हूँ, चलो चलते हैं। फिर दोनों हॉस्पिटल से निकलकर कार में बैठकर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट की शाम, सभी आ गए, सिर्फ आनंद और मोनिका नहीं आए थे। रजिया भी नहीं आई थी। डॉक्टर आकाश, यार ऐसा लगता है हम लोग ही जल्दी आ गए, इन तीनों का तो पता ही नहीं है, कहीं भूल तो नहीं गए यार। उसी समय आनंद और मोनिका भी आ गए। सॉरी एवरीवन, हम लोग लेट हो गए थे। मोनिका, मैडम का मेकअप नहीं हुआ था, क्या करें। अरे रजिया भी नहीं आई क्या, आनंद ने कहा। आकाश, वो देखो रजिया मैम आ गई हैं। सबने उधर देखा। रजिया सिंपल से ड्रेस में थी और लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। सब ने एक साथ कहा, वाह रजिया मैम बहुत सुंदर लग रही हैं। आनंद तो कहीं खो गया। रजिया, सॉरी एवरीवन, मुझे लेट हो गया, कुछ काम आ गया था, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, सॉरी। सभी एक साथ, इट्स ओके। आनंद को रजिया ने कहा, क्या हुआ, भूत बन गए हो क्या। आनंद चौंक गया और कहने लगा, कुछ नहीं, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। रजिया ने मुस्कुराकर थैंक्स कहा और अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गई और वेटर को बुलाकर केक मंगवाया और सभी ने मिलकर केक काटा और पिक्चर्स लिए, सेल्फी ली। फिर खाना सभी के पसंद का मंगवाया गया और सबने खूब एंजॉय किया, डिनर किए, फिर आइसक्रीम खाई, बहुत मज़ा आया। सभी ने रजिया को थैंक्स कहा कि ये पार्टी रजिया ने अपने सहकर्मी डॉक्टरों को दी थी, पहले ऑपरेशन सक्सेस होने की खुशी में। रात के 11 बज चुके थे, सभी अपने अपने घर चले गए। आनंद और मोनिका और रजिया बस हॉस्पिटल होते हुए गए, जिस मरीज़ का ऑपरेशन हुआ था उससे मिलकर आए और अपने घर चले गए। आनंद, जाते जाते, गुड नाइट रजिया, स्वीट ड्रीम। रजिया, सेम टू यू आनंद और मोनिका डियर। सभी अपने घर चले गए। रजिया की सुबह नींद नहीं खुल रही थी, वह बहुत थक गई थी। रीमा, रजिया बेटे, आज हॉस्पिटल की छुट्टी मिल गई है क्या। रजिया, मॉम थक गए हैं, कल के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा, इसलिए नींद नहीं खुल रही है। रीमा, आराम से जाना, आज सो जाओ थोड़ी देर। रजिया, आनंद को कॉल किया और कहा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, वो मरीज जिसका ऑपरेशन हुआ है जाकर तुम देख लेना, चेक कर लेना, ओके। आनंद, ओके रजिया। रजिया नहाकर तैयार होकर नीचे उतर कर आई। मॉम मुझे नाश्ता दीजिए ना, और नाश्ता करने लगी। पॉप्स कहाँ है मॉम। रीमा, तुम्हारे चाचा के यहाँ गए हैं, उनकी बेटी को देखने आ रहे हैं। जिया, तुम्हारे लिए भी बहुत रिश्ते आ रहे हैं।
तुम बोलो तो घर बुला ले उनको। जिया, मॉम आप कुछ दिन और रुक जाइए, फिर बुला लीजिएगा। जिया अपने हॉस्पिटल चली गई। जिया आज रात तक हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। कुछ बहुत ज़रूरी काम निपटा कर ही घर आने का इरादा था। अचानक 11 बजे रात को नर्स दौड़ते हुए अंदर आई और कहती है, एक इमरजेंसी केस आ गया है। आनंद सर नहीं है, आप चलिए मैम। रजिया, मैं चलती हूँ, लेकिन आनंद को कॉल कर दो, आ जाएंगे। नर्स, जी मैम किया था मैंने, वो बाहर गए हुए हैं, इस कस्बे में नहीं है। रजिया, चलो हम देखते हैं। और मरीज को देखने लगी। मरीज बहुत ही सीरियस कंडीशन में आया हुआ था। उसके पैर पर गोली लगी थी। रजिया ने तुरंत उसे ऑपरेशन रूम में ले जाने को कहा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।